अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर से हम लोग चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फ्लूइड डायनामिक्स। सर, पहली बात यह है कि फ्लूइड है क्या चीज़। फ्लूइड है क्या चीज़? हम लोग मैटर की दो मेजर कैटेगरीज करते हैं। ठीक है, हम दो मेजर कैटेगरीज करते हैं। सर, ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ये उनके फ्लो के लिहाज से करते हैं। कुछ मैटर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं उन चीज़ों के अंदर जो फ्लो कर सकती हैं, और कुछ मैटर को हम उन चीज़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं जो फ्लो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जो मैटर है हम उसकी दो मेजर जो कैटेगरीज करते हैं, एक को हम बोल देते हैं सॉलिड्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स, और फ्लूइड डायनामिक्स हमारे चैप्टर का टाइटल भी है। तो सॉलिड्स किनको बोला जाता है? सॉलिड्स ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, और ये जो बोर्ड मार्कर है अगर आप देखें ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में ले आऊँ तो फिर भी ये बोर्ड मार्कर ही रहेगा, इसकी शेप में किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास एक ईंट हो और इस ईंट को आप वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल में ले आएं या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में ले आएं या किसी और पोजीशन में ले आएं, तो वो ईंट अपनी हालत को या शेप को बरकरार रखेगी, तो वो ईंट हमारे पास सॉलिड है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी शेप को बरकरार रख पाते हैं उनको बोलते हैं सॉलिड्स। जबकि व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो पहली बात तो ये है कि फ्लो कर सकते हैं। द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकते हैं वो कहलाते हैं फ्लूइड्स। लेकिन अगर सर ये फ्लो कर सकते हैं तो इसका मतलब ये अपनी शेप को बरकरार नहीं रख पाते, ये अपनी हालत को बरकरार नहीं रख पाते, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लूइड्स। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बोतल है, बोतल के अंदर पानी मौजूद है। अब मैं काम करता हूँ, वो जो पानी की बोतल है अगर मैं आपसे पूछूं उस पानी की शक्ल कैसी होगी, तो आप में से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे सर जिस डायमेंशंस की या जिस शक्ल की बोतल होगी उसी शक्ल जैसा पानी होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप बोतल को उल्टा कर दें, तो जब आप बोतल को उल्टा करेंगे, बोतल को उल्टा करने से होगा ये कि उससे सारा जो पानी है बाहर निकल जाएगा, बह जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताएं ज़रा पानी की शेप कैसी है, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी तो फ्लो कर गया, और जो चीज़ फ्लो कर गई इसका मतलब उसने अपनी शेप को बरकरार ना रखा, और जो चीज़ अपनी शेप को बरकरार नहीं रख पाती उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। ठीक है। तो मैटर की मेजर दो कैटेगरीज हम बनाते हैं, कुछ को बोलते हैं सॉलिड्स और कुछ को बोलते हैं फ्लूइड्स। सॉलिड्स वो होते हैं जो अपनी शेप को बरकरार रख पाते हैं, और जबकि फ्लूइड्स वो होते हैं जो अपनी शेप को या हालत को बरकरार नहीं रख पाते। सर, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड है क्या? कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। मिसाल के तौर पर पानी फ्लो कर सकता है, फ्लूइड है। आपके पास शहद फ्लो कर सकता है, ये अलग बात है, मुश्किल से फ्लो करता है, ये भी फ्लूइड है। इसी तरह आपके पास जो ऑयल होता है वो भी फ्लूइड है। इसी तरह प्लाज्मा भी आपके पास फ्लूइड है, आयनिक फॉर्म ऑफ मैटर। ऑक्सीजन, आप एयर कह लें, नाइट्रोजन कह लें, ऑक्सीजन कह लें, कार्बन डाइऑक्साइड कह लें, ये गैसेस भी क्या है हमारे पास फ्लूइड्स हैं। नाइट्रोजन भी आपके पास क्या फ्लूइड है, एयर भी क्या आपके पास, इन्हीं गैसेस का कॉम्बिनेशन है, ये भी फ्लूइड है। जो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उनको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड्स। अच्छा जी, अब हमारे चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स, लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। डेफिनेशन पढ़ेंगे जस्ट। फ्लूइड हर बहने वाली चीज को बोलते हैं, लेकिन अगर बहने वाली चीज रेस्ट में स्टडी की जा रही हो तो उस ब्रांच को कहा जाता है फ्लूइड स्टैटिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, यानी इस ब्रांच के अंदर हम उस फ्लूइड को पढ़ेंगे जो साकिन होगा, रुका हुआ होगा, स्टैटिक होगा, स्टेशनरी होगा, उस ब्रांच को बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? ये भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, लेकिन ये उस फ्लूइड की स्टडी होती है जो मूव कर रहा होता है। ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, ये वाली डेफिनेशन। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब हमारा जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है
विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। ठीक है, इसके अंदर जो पहली टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज विस्कोसिटी। अब होता ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि लिक्विड एज अ होल मूव करता है, लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखूं तो मुझे लिक्विड जब मूव कर रहा होता है तो वो लेयर्स की शक्ल में ट्रैवल कर रहा होता है। इस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पर शो कराऊं तो लिक्विड असल में लेयर्स की शक्ल में ट्रैवल कर रहा होता है। मतलब अगर पानी कहीं से मूव कर रहा है तो पानी की एक लेयर ये जा रही होगी, इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होगी, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होगी और दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी एंड सो ऑन। ये एक लेयर्स की शक्ल में ट्रैवल करता है। और सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर हरकत करती हैं तो उसके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब भी दो सरफेसेस इन कांटेक्ट होती हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जन्म लेती है। तो यहाँ पर जब फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, तो इन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। वो जो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो मोशन को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट होती है, मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करती है। तो ये जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है ये मोशन को रोकने की कोशिश करता है और इस फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर बोलते हैं विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? इसका उर्दू में मतलब होता है गाढ़ापन। उर्दू में मतलब होता है गाढ़ापन, या फिर इसको लजूचियत भी बोलते हैं। वैसे अगर हम वैसे उर्दू के अंदर बात करें, सिंपल उर्दू के अंदर, तो इसका मतलब होता है गाढ़ापन। व्हाट इज विस्कोसिटी? ये फ्रिक्शनल इफेक्ट है, internal frictional effect present between different layers of flowing fluid। फ्लो करते हुए फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट मौजूद होता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। अच्छा सर, बात ये है कि पहली बात ये है कि विस्कोसिटी इज नॉट अ फोर्स। ये फोर्स नहीं है। अगर ये फोर्स होती तो इसका यूनिट होना था न्यूटन, जबकि इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। कैसे आता है हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है, ठीक है जी। तो सर ये मेजर कैसे करते हैं? इस फ्रिक्शनल इफेक्ट को मेजर किया जाता है एक कोफिशिएंट की मदद से। ये जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है जिसको मैं विस्कोसिटी बोल रहा हूं, इसको मेजर किया जाता है एक कोफिशिएंट की मदद से। उस कोफिशिएंट को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है सर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम शो करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम शो करते हैं ग्रीक लेटर ईटा से। ग्रीक लेटर ईटा से हम लोग इसको शो करते हैं। ये हमें बताता है कि कौन सा फ्लूइड विस्कस है, मोर विस्कस है, कौन सा लेस विस्कस है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास हनी है, शहद, आपको पता है शहद की जो स्पीड होती है बड़ी कम होती है। स्पीड कम होने का मतलब इसका जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है इसकी लेयर्स के दरमियान वो ज़्यादा होता है। फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब इसको मेजर कौन करता है? ईटा मेजर करता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेजर करता है। इसका मतलब ये हुआ हनी का ईटा ज़्यादा होगा। हनी का ईटा ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि हनी की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा है। फ्रिक्शनल इफेक्ट को यही तो मेजर करता है। अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा है तो इसके हनी के ईटा की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर जो है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होने का मतलब उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट कम होता है, यानी मैं ये कह सकता हूँ उसकी विस्कोसिटी कम होती है। और विस्कोसिटी को मेजर कौन करता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा मेजर करता है। अगर उसकी विस्कोसिटी कम होती है तो इसका मतलब ईटा उसका कम होता है, ठीक है जी। तो ये कोफिशिएंट विस्कोसिटी को डिस्कस कर लिया। ये फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है और इसको मेजर जो करता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डिनोट किससे किया जाता है? ईटा से। सर ईटा ज़्यादा किसका होता है? जो फ्लूइड इजीली फ्लो नहीं कर सकते उनका ईटा ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी उनका फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होता है तो वो इसलिए इजीली फ्लो नहीं कर पाते। जबकि ईटा कम किनका होता है? जो इजीली फ्लो कर सकते हैं उनका ईटा कम होता है। उसके बाद ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है यानी ईटा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज है। टेम्परेचर के बदलने से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या ईटा बदल जाता है।
मिसाल के तौर पे इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी। यानी अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होने का मतलब गाढ़ापन ज़्यादा होगा, गाढ़ापन ज़्यादा होने का मतलब फ्लो स्लो हो जाएगा। अगर कोई चीज़ गाढ़ी है इसका मतलब वो इजीली फ्लो नहीं कर सकती। अगर मेरे पास 2 गिलास हैं, एक गिलास के अंदर पानी है, दूसरे गिलास के अंदर शहद है, तो मैं दोनों को उंडेल दूँ, उल्टा कर दूँ तो अभी आप देखेंगे कि शहद का एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरा होगा, जबकि पानी पूरे का पूरा ग्लास खाली हो चुका होगा, पानी का ग्लास खाली हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शहद है उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा है, जो मोशन को अपोज कर रहा है, जो उसको इजीली फ्लो नहीं होने दे रहा, जबकि जो पानी है उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट कम है, जो उसकी मोशन की वजह बन रहा है, जो उसको तेज़ी से मूव करा रहा है। इसका मतलब ये है गाढ़ापन जितना ज़्यादा होगा फ्लो उतना ही कम होगा, गाढ़ापन जितना कम होगा फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गाढ़ापन ज़्यादा है तो फ्लो या फ्लूइडिटी कम है, और गाढ़ापन कम है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा है, फ्लो ज़्यादा है। अच्छा जी, तो विस्कोसिटी जो है ना, विस्कोसिटी गाढ़ापन, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है। अब मैं विस्कोस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करने लगा हूँ, बुक में नहीं है, एंट्री टेस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ज़रूर देख के जाइएगा। मैं टेम्परेचर का इफेक्ट देखने लगा हूँ विस्कोसिटी के ऊपर। सर किसके लिए? लिक्विड्स के लिए भी और किसके लिए? गैसेस के लिए भी। दोनों के लिए इसका बिहेवियर मुख्तलिफ है। असल में होता यह है कि लिक्विड्स के अंदर विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और विस्कोसिटी को मेजर करता है ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होने का मतलब ये है कि गाढ़ापन कम हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि लिक्विड्स के अंदर विस्कोसिटी का जिम्मेदार कौन होता है? कोहेसिव फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे जो आपके पास हनी है, शहद है, उसकी विस्कोसिटी का जिम्मेदार कौन है? शहद के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसको कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, वो जिम्मेदार होती हैं। तो होता ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वैसे भी आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे हाथों के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाती है। सर्दियों के अंदर हम ये काम करते हैं, जब हम रब करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। जैसे हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, अंदर ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि एटम वाइब्रेट कर रहा होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, जिनको आप कोहेसिव फोर्सेस बोल रहे हैं, वो वीक हो जाती हैं। और जब वो वीक हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है जिसने उसको बांधा हुआ था, रोका हुआ था, जो उसको फ्लो नहीं करने दे रही थी फोर्सेस, वो वीक हो गई हैं, तो अब वो ईजिली फ्लो कर लेगा। अब अगर वो ईजिली फ्लो कर लेगा तो इसका मतलब उसका गाढ़ापन कम हो गया। उसका गाढ़ापन अगर कम हो गया तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी कम होगी, मतलब उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाएगा। एक और एग्जांपल है मेरे पास। अगर मेरे पास घी है, घी मोर विस्कस होता है जब वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता। जब आप उसको हीट करते हैं तो ऑयल में चेंज हो जाता है, वो इजीली फ्लो कर लेता है। तो सर इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर देने से घी ऑयल में तब्दील हो गया, यानी उसकी विस्कोसिटी यानी उसका गाढ़ापन कम हो गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्यों कम हो जाता है? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मौजूद होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जो उनको फ्लो नहीं करने दे रही होती, अब वही उनको फ्लो कराती हैं या फ्लो करने देती हैं। सर गैसेस में क्या होता है? गैसेस में उलट बिहेवियर है। गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है,
सर गैसेस के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी को मेजर कौन करता है? ईटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा बढ़ जाता है। सर कैसे? क्योंकि गैसेस की विस्कोसिटी एक और प्रोसेस की वजह से होती है। लिक्विड्स की विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होती है, जबकि गैसेस की विस्कोसिटी का जिम्मेदार एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक हाई कंसंट्रेशन वाले इलाके से लो कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ को जा रहे होते हैं। ठीक है, जब डिफ्यूजन ज्यादा करनी हो तो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर डिफ्यूजन ये है कि मैंने क्लासरूम के इस कॉर्नर में परफ्यूम इस्तेमाल किया और मैं यहाँ से दाखिल हुआ तो मुझे यहाँ पर दाखिल होते हुए मुझे महसूस हुआ कि किसी ने यहाँ पर परफ्यूम इस्तेमाल किया है। तो सर परफ्यूम तो आपने वहाँ इस्तेमाल किया है, यहाँ पर कैसे आ गया? वो उसके मॉलिक्यूल कैसे आ गए यहाँ पर? वो उड़ के आए हैं, वो यहाँ से उड़ के वहाँ पर गए हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इस इलाके में स्प्रे के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर तो नहीं थी, तो ये कहलाएगा हाई कंसंट्रेशन रीजन, ये कहलाएगा लो कंसंट्रेशन रीजन। हाई से लो की तरफ को मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की हरकत तेज़ हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की हरकत तेज़ हो जाती है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस, यानी पहले मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आ रहे थे, अब तेज़ी से यहाँ पर आएंगे, डिफ्यूजन हो जाएगी फास्ट। और जब डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगी, टेम्परेचर के बढ़ने से डिफ्यूजन फास्ट हो गई है, तो गैसेस की विस्कोसिटी है डिफ्यूजन की वजह से, बिकॉज विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट हो गया, और डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट होने का मतलब अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज हो जाएगा, एंड विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीजेस, विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बढ़ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और आखिरी बात, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा जो है वो लिक्विड्स का ज़्यादा होता है, यानी गाढ़ापन लिक्विड का ज़्यादा होता है जबकि गैसेस का कम होता है। सर क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो ज़्यादा ओपोजिशन ऑफर करते हैं, जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो लेस ओपोजिशन ऑफर करते हैं। तो ये ज़्यादा करीब करीब होते हैं तो ये ज़्यादा ओपोजिशन ऑफर करते हैं, ज़्यादा गाढ़ापन ऑफर करते हैं, ज़्यादा विस्कोसिटी शो कराते हैं, ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रखते हैं, जबकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से ये लेस ओपोजिशन ऑफर करते हैं, लेस विस्कोसिटी, लेस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ठीक है जी। अब हमने पढ़ना है स्टोक्स लॉ। स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड को रेस कर लूँ, फिर उसके बाद हम स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं।